केतन फाउंडेशन देश विदेश के 60 से अधिक शहरों में मौजूद है। फाउंडेशन का उद्देश्य है भाषा, संस्कृति और कला से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहना। आपको बता दें कि प्रभा केतन फाउंडेशन का हेड ऑफिस कोलकाता में है, जहां सारे कार्यक्रमों की संरचना की जाती है। बात करें अगर कलम सत्र की, तो इसकी शुरुआत जयपुर में हुई थी और इसके सहयोगी हैं BKR और एहसास वुमेन ऑफ अजमेर। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के हमारे मुख्य वक्ता है तस्नीम खान, जो कि एक बड़ी हिंदी लेखिका हैं। उनका उपन्यास ए मेरे रहनुमा भारतीय ज्ञानपीठ अनुशासित और प्रकाशित हो चुका है और अंग्रेजी में अनुदित भी हुआ है। उनका नया उपन्यास हमराई ना थी प्रेम और जुदाई की कहानी है, नए लोग की कहानी है, जिस पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। उनकी कहानी मेरे हिस्से की चांदनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हो चुकी है। चंद्र दरबाई युवा सम्मान, शकुंतलन सम्मान, हिंदी भाषा सम्मान के साथ अधिक कई सम्मान उन्हें मिले हैं। उनसे बातचीत करेंगी विनीता बाड़मेरा जी, जो कि खुद एक लेखिका हैं और राजस्थान साहित्य अकेडमी के सहयोग से पहली कहानी संग्रह एक बार आखिरी बार प्रकाशित कर चुकी हैं। साथ ही 4 साझा कहानी एवं कविता संग्रह में रचनाएं संकलित हैं। स्वागत है तस्नीम आपका। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न है तस्नीम कि आपकी साहित्य में रुचि कैसे जागृत हुई? क्या आपके घर में साहित्यिक माहौल था? जी, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अजमेर के मेरे साथियों का, सहयोगियों का, आप सभी के स्नेह से मैं अभिभूत हूँ और प्रभा केतन फाउंडेशन का कि कलम सीरीज के तहत आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बात कर रहे हैं। जैसा विनीता आपने पूछा कि साहित्य में रुचि जो है वो हमेशा मुझे लगता है ये बीज जो है वो आपके बचपन में पड़ता है। कई बार बचपन से मैंने देखा कि घर में पढ़ने का माहौल था कि किताबें बहुत आती थी हमारे घर में लाइब्रेरी से, या नाना जब आते थे जोधपुर से, हम नीलवाना रहते हैं उस वक्त, छोटा सा कस्बा था, तो काफी विस्तार हो चुका है उसका। तो वहां पे हमेशा हमने हमारे घर में खास तौर से उपन्यास पढ़ते रहे। मेरी अम्मी खूब पढ़ा करती थी और बाकी लोग भी, चाचा लोग, घर में पढ़ने का ही माहौल था, खूब पढ़ते थे वो लोग। तो हमें भी लगता कि ये क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर हमने वहीं से किताबें उठा के पढ़ना शुरू किया और वहीं से एक रुचि भी बनी। तो मुझे कहानियों से ज्यादा हमेशा उपन्यासों ने आकर्षित किया और बड़े उपन्यास जो हैं वो पढ़ने में बड़ा मजा आया मुझे। और जब पढ़ने हम लगते हैं तो उस दुनिया में कब एंटर कर जाते हैं, कब प्रवेश कर जाते हैं, खुद हमें भी पता नहीं चलता। तो इस तरह से मेरी साहित्य में रुचि तो ये जो थी हमेशा की थी। और फिर मैं ये कहूंगी कि एक मेरा सपना था कि पत्रकार होना है मुझे, और मैं पत्रकार हूँ। तो पत्रकार होते हुए आप लेखन की दुनिया से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि एक तो आपका उपन्यास में, जैसे मेरे दिलचस्पी रही पढ़ने की, मैं पढ़ती रही, अपने ऑफिस में भी रहती हूँ, तो मैं अगर 5 मिनट भी मेरे पास बचा तो मैं किताब पढ़ना पसंद करती हूँ, किताब हमेशा साथ रहती है। तो पत्रकारिता के दौरान जो है आपको किरदार इतने आपको मिलते हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ पत्रकारिता में या अखबार में उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। तो मुझे बड़ी बेचैनी होती थी ये सब। फिर कहीं से एक रास्ता मिला। मैंने जो पहला प्लॉट मेरे लिए सोचा था वो यही सोचा था, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हो चुकी थी, मैं खुद नौकरी कर रही थी। तो सबसे पहला प्लॉट मेरे दिमाग में यही आया था, सवाल आया था। हर पत्रकार के पास सवाल होता है, मेरे पास भी एक सवाल था कि क्या महिला नौकरी करने के बाद सशक्त हो गई है? ये एक मेरे लिए बड़ा सवाल था, क्योंकि सामाजिक तौर पर मैं देखती थी वही कमजोरियां, मतलब कमजोर बनाया जाना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर वो वर्किंग है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, अगर वो पत्रकार है तो हरगिज ही एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये जो है ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस रहे। तो मेरे मन में ये सवाल था। और फिर जब लिखने की बेचैनी उठी तो उसी समय एक विज्ञप्ति जारी की थी भारतीय ज्ञानपीठ ने कि उपन्यास मांगे गए थे युवा लेखन के तहत 2015 की। तो मुझे लगा कि मुझे आज शुरुआत कर देनी चाहिए।
तो मैंने अपना उपन्यास ए मेरे रहनुमा लिखा। उसमें यही है पूरी तरह से कि सशक्तिकरण की जो बात हम करते हैं महिलाओं की, कि वो जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो उनको सशक्त माना जाएगा, तो ये पूरी तरह से मुझे गलत लगा। तो मैंने उसी चीज को उस उपन्यास में उठाया और बहुत मतलब सुखद रहा मेरे लिए ये कि भारतीय ज्ञानपीठ ने उस उपन्यास को उस नवलेखन के तहत अनुशंसित किया, प्रकाशित किया। तो यहाँ से मेरे लेखन की शुरुआत हुई और पहले ही उपन्यास से जब इतना भारतीय ज्ञानपीठ का एक्सपोजर मिला तो आप सोचिए कि फिर तो सारे रास्ते, खिड़कियां छोड़ो, सारे रास्ते लेखन के लिए खुल जाते। तो यहाँ से मेरा साहित्य की रुचि और शुरुआत हुई। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपके पहले ही उपन्यास पर एक पीएचडी हो चुकी है, एक एमफिल हो चुकी है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आपने जब जहाँ अनुमानिका लेखक अपने लेखन की शुरुआत कविताओं से करते हैं, वहाँ आपने अपने उपन्यास से साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। लेकिन सिर्फ सबसे पहले उपन्यास से लिखने का ख्याल क्यों आया आपके मन में? आप कविता भी लिख सकती थी या कहानी से भी शुरुआत कर सकती थी? देखिए, कविता लिखने के लिए जो बहुत जरूरी फैक्टर है आपके भीतर, वो रुमानी होना पड़ता है। कि आप जो है आपके कॉलेज डेज में, आपके स्कूल डेज में आप रुमानी हुए हो, तो वहाँ वो फैक्टर मैटर करता है और आप कभी बन ही जाते हैं ना करते भी। मेरे जो दोस्त है, डिबेट के दोस्त भगवती सिंह बारेठ यहाँ बैठे हैं, वो बिल्कुल ये जानते हैं कि अगर हम डिबेटर हो गए, पत्रकार लेखक बहुत बाद में, अगर बचपन में अगर हमने 5th क्लास 6th क्लास से डिबेटर होना चुना अपने लिए, तो रुमानीपन मुझे लगता है कि काफी हद तक खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक समझ जो विकसित होती है प्रेम में होने के लिए आपको जागरूक नहीं होना पड़ता है। जो जागरूक दिमाग है वो प्रेम नहीं कर पाता, सुना देना पड़ता है। बिल्कुल। तो वहाँ आप जब पढ़ना शुरू करते हो, चाहे वो अखबार के जरिए, और आप मुद्दों पर लिखना शुरू करते हो, मुद्दों पर बोलना शुरू करते हो, तो रुमानीपन बहुत ज्यादा नहीं रह जाता कि आप उसमें बहने लगो। होता है, हर एक के अंदर होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसमें बहा जाए। तो शायद मैं इसलिए कविता तो नहीं मैंने लिखने का सोचा कभी, लेकिन उपन्यास मैंने कहा कि मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक रहा है। शरद चंद्र मेरे प्रिय लेखक रहे हैं, उनकी किताब मैं सीने पर रख के सोया करती थी कि कभी मुझे भी शरद चंद्र जैसा कोई लेखक मिलेगा, उसके साथ हो सकता है मैं प्रेम में। तो शरद चंद्र मुझे इतना प्रिय रहे हैं, उनको पढ़ते हुए मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये लेखक होना चाहिए जीवन में। जो स्त्री के गेज से, हम जब मेल और फीमेल गेज की बात करते हैं, तो फीमेल गेज से कितना कुछ लिखा है उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि प्रेम तो शरद चंद्र से किया जाना चाहिए। तो मेरे प्रिय रहे और उनके उपन्यास पढ़ते पढ़ते हमेशा मुझे उपन्यासों में रुचि रही। शायद मैंने इसलिए सोचा कि उपन्यास में लिखूं। और पत्रकार के पास में एक बड़ा फलक होता है, यहाँ पे मैं पत्रकारिता जो है उसने मुझे बहुत कुछ दिया, और पत्रकारिता ने ही ये समझ दी, और एक बड़ा स्पेक्ट्रम मेरे आसपास रहा और एक बड़ा फलक रहा। तो वो कहानी में या कविता में नहीं समेटा जा सकता था। हालांकि मेरी कहानियां भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्या शायद 14 या 15 कहानी मैं अब तक लिख पाई हूँ, या इससे भी कम संख्या होगी। तो उपन्यास ही है, 2 उपन्यास है, फिर अभी भी आगे भी जो है वो उपन्यास ही मैं सोचा करती हूँ, उपन्यास के बारे में सोचा करती हूँ। बस इसीलिए मैंने पहला उपन्यास लिखा। भारतीय ज्ञानपीठ में जब मैं पुरस्कार लेने गई और इस उपन्यास का, पहले उपन्यास का जब विमोचन हुआ, उस समय भी ये सवाल सभी ने किया वहां पर कि आपने पहला ही अपना उपन्यास कैसे लिखा, पहले तो कहानी से शुरू करते या कविता से शुरू करते। मैंने कहा एग्जैक्ट फार्मूला तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बिना किसी प्लानिंग के इसमें एंटर कर चुकी हूँ। आगे कहाँ जाना है तो वो मुझे नहीं मालूम, तो प्लानिंग के साथ तो कुछ भी नहीं था। उपन्यास लिखा और वो हाथों हाथ लिया गया, तो इससे अच्छी बात सुखद क्या होगा। आपने अभी शरद चंद्र जी का नाम लिया, और शरद चंद्र और प्रेमचंद 2 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने स्त्री के मन को खूब लिखा है। लेकिन जहाँ तक मैं भी स्त्री हूँ, आप भी स्त्री हैं, और हम समझ सकते हैं कि स्त्री के मन की संवेदनाएं अलग होती है, स्त्री के मन की तकलीफ अलग होती है, तन की तकलीफ अलग होती है।
अगर शरद चंद्र और प्रेमचंद ने जो स्त्री को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखा है तो उसकी प्रामाणिकता को आप कहाँ तक जानती हैं? बिल्कुल वो प्रामाणिक है, क्योंकि लेखक जो है उसको हम जेंडर में नहीं विभाजित कर सकता। लेखक किसी भी पद काया में प्रवेश कर सकता है, वो उसकी अपनी खासियत होती है कि किसी वो एक जन या भूत होता है, वो किसी के भी अंदर प्रवेश करके उसकी ओर से बोल सकता है, उसकी ओर से लिख सकता है। तो बिल्कुल शरद चंद्र और प्रेमचंद और बाकी लोगों के साथ मैं रविंद्रनाथ टैगोर का भी यहाँ नाम लेना चाहूंगी। गोरा उपन्यास में जिस तरह से स्त्री किरदार उन्होंने रचे हैं, एक स्त्री जो कितनी विद्रोही होती है, जो उस समय राजनीति की बात करती है अपने घर से बाहर निकल के, जो कि पुरुष को पसंद नहीं आ रही है, तो वो विद्रोहिणी स्त्रियां जो है वो वहां मिलती है। तो वहां पर भी उन्होंने फीमेल गेज से लिखा है, तो बिल्कुल प्रामाणिक है। स्त्रियां वैसे ही होना चाहती थी कि वो सिर्फ कविता का हिस्सा न बने, खुद कविता कहे, खुद बात कहे, खुद राजनीति में राजनीति जो मानी नहीं जाती उस पर बात करती है रविंद्रनाथ टैगोर की स्त्रियां। तो बिल्कुल ये बहुत प्रामाणिक है और हर लेखक का प्रामाणिक होता है, क्योंकि लेखक किसी के भी भीतर प्रवेश कर सकता है, किसी के भी भीतर से बोल सकता है, किसी के भी भीतर से लिख सकता है। तो मैं मान लूं कि आपकी जो पसंदीदा लेखक हैं सबसे पहले शरद चंद्र, और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोपती, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो और भी बहुत सारे, राही मासूम रजा और प्रेमचंद। अरे मैं बहुत बड़ा नाम ईदगाह, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं हम सबसे पहली कहानी ईदगाह से रूबरू होते हैं, और हमारे अगर साहित्य में रुचि बन रही है तो उस कहानी के जरिए हम उस रुचि में प्रवेश करते हैं। ईदगाह वो कितनी बच्चों के बीच में वो कहानी कितनी बातचीत का आधार बनी है। वो एक दूसरे से हमेशा बात किया है उसके बारे में कि ईदगाह देखो, उसका चिमटा हामिद, ये ऐसा किरदार है, कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो हामिद को नहीं जानता, वो ईदगाह को नहीं जानता, वो चिमटे को नहीं जानता, वो हामिद की दादी को नहीं जानता। तो ये सभी रहे हैं बड़े, और इनको हम पढ़ के बड़े हुए हैं, और हमने जाना है कि साहित्य का जो संसार है वो कितना विस्तृत है, और साथ में वो आपकी विचारिकी को कितना प्रभावित करता है। आप तुरंत यहाँ बैठे हैं 2025 में, आप सीधे 1950 1850 में चले जाते हैं, उस समय काल में चले जाते हैं जहाँ वो सब कुछ घटित हो रहा है। तो यही सब लेखक लेखिकाएं हैं जिन्होंने बहुत असर जीवन में डाला, और बाकी लोग तो है ही जिनको हम पढ़ते रहे हैं हमेशा या पढ़ रहे हैं। कुर्तुलन, हैदर, उनका भी यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी। तो ये सब। शुक्रिया तस्नीम, ये आपका दूसरा उपन्यास है, हम नवाई न थी। हम नवाई उर्दू शब्द है, तो वैसे तो मैंने तो पढ़ाई है इसका अर्थ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे साथियों को बताएं कि हम नवाई का अर्थ क्या है, और इसको ही शीर्षक में रखने के लिए आपने क्यों सोचा? क्योंकि भूमिका में आपने लिखा है इसके पीछे एक कहानी है। बिल्कुल, तो वह कहानी बताएं। हम नवाई न थी, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी। नसीर तुराबी जी की गजल है ये, जो कि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान का एक बहुत ही सुपरहिट ड्रामा मैं कहूँगी हम सफर, उसमें उसका ये टाइटल ट्रैक था, और मैं ऑफिस में रहते हुए इसको बहुत सुना करती थी मोबाइल में चला के। 2015-16 की बात रही होगी, तो बहुत सुनती थी, और मेरा जो दिमाग है वो यहाँ अटका रहता था, हम नवाई न थे। वो हम सफर था मगर हम नवाई न थे, मतलब विरोधाभास है कि हम साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम में वो सब नहीं है जो होना चाहिए। हम नवाई यानी लाइक माइंडेड, एक मत एक राय। यहाँ एक मत एक राय का भी एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली ये है कि हम एक दूसरे को समझ सके, लाइक माइंडेड। वो तो वहां मैं अटकती रही कि हम सफर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नवा नहीं हो पाते, हमारे बीच हम नवाई नहीं हो पाते, हम लाइक माइंडेड नहीं हो पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और वो हम नवाई न थी, बस ये इतना सा मेरे दिमाग में इतना चलता रहा कि उसके ऊपर एक कहानी मैंने अपने भीतर, क्योंकि लेखक ऐसा ही करता है, पहले वो खुद जीता है उस कहानी को,
तो मैंने उस कहानी को जिया कि हम नवाई न थी। ये हर एक के जीवन में होता है कि हम जिन लोगों के साथ हैं, जिन लोगों के साथ चल रहे हैं, जिनको हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लाइक माइंडेड नहीं हैं, हम उनको घसीटते हैं एक तरह से। तो वो घसीटना क्यों घसीटे जाए? तो ये सवाल के साथ ये हम नवाई न थी मेरे मन में था, और वहां से मुझे लगा, और कहानी मैंने बना ही ली थी अपने दिलो दिमाग में कि मुझे हम नवाई न थी इसको किस तरह से जो है वो एक उपन्यास के तौर पर लाना है या एक कहानी के तौर पर लाना है। तो ये नसीर तुराबी जी की जो गजल है पूरी तरह से मैं उनको समर्पित किया है मैंने ये उपन्यास अपना, क्योंकि इस उपन्यास का जो मूल है वो यही शब्द रहा है। वहां से ये सारा एक धारा प्रवाह, एक कहानी गुजरी मेरे भीतर से, और मैंने ये उपन्यास लिखा। उपन्यास में एक जगह लिखा गया है कि दरअसल हर लड़की को इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद आती है, लेकिन प्यार करना हो या जिंदगी में शामिल करना हो तो लड़की भोली या यूं कहें कि बावली ही बढ़िया। अब तस्नीम 21वीं सदी में भी हमारे समाज किया जाना है, तो आप सोचे कि कैसे विकास होगा। फिर आपने तो इसको लिखा है, और शायद मुझे लगता है इसीलिए आपने इसको हमनवाई से जोड़ा है। बिल्कुल, हम चाहते हैं, हमारा दिमाग चाहता है एक बड़ा मतलब बहुत बोल्ड लड़की है, वो मेरे साथ में खड़ी हो, मैं कहीं पार्टी में जाऊं वो मेरे साथ जाए, मेरा नाम भी जुड़े तो उसके साथ जुड़े, लेकिन घर में जो बहू बन के आए वो बिल्कुल मम्मी पापा के पसंद की होनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसी जो जैसे वो रीति रिवाज जो है वो बिल्कुल ऐसे चुपचाप निभाए कि किसी को पता भी न चले। तो ये जो विरोधाभास हरेक की जिंदगी में है, ये बड़ा खटकता है, बहुत खटकता है। मुझे खुद भी लगता है कि मान लीजिए मैं हूं तो वर्किंग होना बहुत पसंद आता है लोगों को, अरे आप वर्किंग है बहुत अच्छे, और ऐसा आप जो वर्किंग है सभी जानते होंगे, लेकिन आपके आसपास के लोग वर्किंग को अपने घर में पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हमारे पूरे समाज की सच्चाई है। तो ये बड़ा कचोटती है, तो कहीं ना कहीं आपके लेखन में आता ही है। तो बिल्कुल वो आया है कि उनको चाहिए कि इस तरह की बोल्ड लड़की हो, लेकिन भोली बहू जो हो वो भोली भाली होनी चाहिए, बहुत भोली भाली होनी चाहिए, और बिल्कुल पल्लू डाल के रखने वाली, पूरे जेवर जो है वो पहन के चलने वाली, चू भी न करने वाली। तो बिल्कुल ऐसा है, आज भी लड़के ऐसा देखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी प्रेम विवाह उतने मान्य नहीं है, या सामान्य बात नहीं है प्रेम विवाह होना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये विरोधाभास है हमारी पसंदगी में और पेरेंट्स के साथ चलने की पसंदगी है। तस्नीम, फिर तो मिसेज वाली स्थिति भी आ जाएगी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी खुशियों के लिए चली जाएगी। जाना ही चाहिए अपनी खुशियों के लिए। मैं तो यही मानती हूँ कि अपनी खुशियां चुनना हमारे हाथ में होता है, हमारी खुशियों के जिम्मेदार हम खुद हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो निश्चित तौर पे जहां आपकी खुशी है आपको उस ओर मूव करना ही चाहिए। अगर किसी से हम नवाई न थी तो बिल्कुल मूव कीजिए, और मूव करने के बाद भी बहुत बहुत अच्छी जिंदगी जो है आपका इंतजार कर रही होती है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें एक साथ चाहिए, बिल्कुल साथ हो तो बेहतर ही होता है कि साथ होना। तो मुझे लगता है इस सृष्टि को इसीलिए रचा गया कि हम साथ हों, लेकिन अगर साथ ना हो पाए, अगर हम नवाई न थी, अगर हम लाइक माइंडेड नहीं है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, हमें अपनी शर्तों पर कोई व्यक्ति चाहिए, तो अपनी शर्तों पर कुछ भी नहीं होता है। आपको वहां से मूव करना चाहिए और एक नई जिंदगी अकेले भी गुजारी जा सकती है, और वो बेहतर होती है। उसमें कम से कम आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अच्छा, मेरा विषयांतर यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है तो मैं बताती हूँ कि जब मेरी शादी हो गई थी तो नानी माँ या आपकी खाला या चाची वगैरह सब आपको कुछ न कुछ सीख देती हैं। तो मेरी नानी ने कहा कि शादी हो रही है, सबको छोड़ देना, नौकरी मत छोड़ो। नौकरी तुम्हें पैसा ही नहीं देगी, तुम्हें एक इज्जत देगी जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता इस जमाने में।
मैं हैरानी से देख रही कि एक तहसीलदार की वाइफ जो इतने प्रिविलेज के साथ में जिसने जिंदगी गुजारी है, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का तो मलाल है कि उसकी वो खुद क्या, उसका अपना अस्तित्व क्या। तो जब अस्तित्व की बात आती है तो अपना अस्तित्व चुनना महिला के लिए प्राथमिकता होना चाहिए। ये बहुत सामान्य होना चाहिए, लेकिन अब इसको क्रांति से जोड़ दिया, जबकि ये कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जो होनी चाहिए। तस्नीम, इस उपन्यास में एसएससी की यानी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग के बारे में आपने बहुत विस्तार से लिखा है। तो मुझे लगता है कि इस विस्तार को लिखने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ी होगी। इसके लिए किस प्रकार की तैयारी आपने की? देखिए, जब मैंने जाना एसएसबी, तो मैं पत्रकार हूँ, उसके बावजूद मुझे नहीं पता है कि ये सशस्त्र सीमा बल क्या है ना। हम हमेशा सेना के बाकी रूपों को जानते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम बहुत ज्यादा हम जाएं तो सीआरपीएफ को जान लेते हैं, है ना, नेवी और एयरफोर्स के अलावा। तो सशस्त्र सीमा बल मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था, और जब इसकी प्लानिंग मैं कर रही थी तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल मेरे सब्जेक्ट में शामिल होना चाहिए। और इसमें ऐसा हुआ था कि पहली बार 2014 में लड़कियों को शामिल किया गया इसमें सशस्त्र सीमा बल की ट्रेनिंग में, और ऑफिसर्स रैंक के लिए पहली बार ऐसा हुआ था। तो जब लड़कियां आती हैं, तो यानी लड़का और लड़की जब साथ में आते हैं तो काफी स्थितियां बदलती हैं, बातचीत के तरीके बदलते हैं, ट्रेनिंग के तरीके बदलते हैं, वहां जो लोग रह रहे हैं उनके तौर तरीके बदलते हैं। तो उन तौर तरीकों को मैंने लेकर इस पूरी कहानी में वो नजर आएगा कि वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग है, वो क्या कहते हैं, दोस्त लोग क्या बातें करते हैं। इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज में सवाल हुए कि आपको कैसे पता चला, आपने हमारा टैप रिकॉर्डर रखा था जब ये बात हो रही थी, क्योंकि ये लोगों का ये कहना है, काफी सारे लोगों का, कि ये बहुत विश्वसनीय बातचीत लगती है उनकी, कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ है, आपने गढ़ा नहीं है इसको। तो क्या आपने वहां कोई टैप रिकॉर्डर रखा था? मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत इसके ऊपर इस पर बहुत शोध किया, उन लोगों से बातचीत की, मैं अरसे तक मैं उन लोगों के संपर्क में रही। मैंने उत्तराखंड का पूरा एसएसबी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विजिट किया, और कई लोगों से कई दोस्त जो मंडलियां थी उन लोगों के संपर्क में रही। तो बातचीत जो निकल के आई, इसमें मुझे कम से कम 4-5 साल लगे, और मैं चाहती थी कि इसके अंदर अनूठा यही हो कि जो डायलॉग्स हो, मैंने डायलॉग्स पे काम किया, कहानी तो हो चुकी थी, मन में बन चुकी थी कहानी, तो फिर मैंने इस पर डायलॉग्स पे काम करने का सोचा। तो डायलॉग्स तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकते जब तक हम उनके बीच में ना रहें। तो बिल्कुल ये समझ लो आप कि मैंने उनके बीच वक्त बिताया है, और जो बिल्कुल अंदर से निकल के आए उसका इंतजार किया है। जल्दबाजी में नहीं रही कि कहानी बन चुकी है मेरे दिल दिमाग में, और प्लॉट जो है, लड़का कौन होगा, लड़की कौन होगी, ये सब बन चुका और मैं उसको लिख डालूं, नहीं। मैंने 4-5 साल इस पर बहुत काम किया है, सिर्फ डायलॉग्स के ऊपर। इसलिए मैंने आपके उपन्यास में देखा भी है कि वहाँ जो लड़के जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और वही भाषा आज ओटीटी प्लेटफॉर्म कहिए या हमारे साहित्य की और भी कई मैंने किताबें वगैरह पढ़ी है, तो उसमें भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इस भाषा का प्रयोग है, हम इस तरह से युवाओं को क्या दें? बिल्कुल, अभद्रता और जो वाकई में हम लोग बातचीत करते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क होता है कि आप दे क्या रही हो। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो सेंसर बोर्ड के साथ में नहीं आता, सेंसर बोर्ड के अधीन नहीं आता है, तो वहां बहुत सारी सिर्फ इसीलिए परोस दी जाती है कि हम दर्शक को बढ़ाएं। लेकिन साहित्य में ये ठीक नहीं है अभद्र भाषाओं का प्रयोग। लेकिन आम बोलचाल आपका क्या है और अभद्रता क्या है, इन दोनों बातों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये फर्क जो है वो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि नैतिकता को मैं बिल्कुल नहीं, मैं निजी तौर पर नैतिकता की बिल्कुल पक्षकार नहीं हूँ, क्योंकि और आदर्शवादिता की भी बिल्कुल पक्षकार नहीं हूँ। आदर्श कुछ भी नहीं होता है, और नैतिकता वही होती है जो हम चाहें या जिनके मानदंड हम निजी तौर पर तय करते हैं। तो आदर्शवादिता इन सबको छोड़कर भी मैं फिर भी कहूंगी कि इतनी अभद्रता परोसा जाना
जबरदस्ती जो परोसा जा रहा है वो सिर्फ सब्जेक्ट से मूव करने की बात होती है। तो वो सब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं, इसीलिए आप वो सब परोस रहे हो। तो सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो फिल्म फिर भी चलेगी। तो फिल्मों के साथ ऐसा अलग बात, और साहित्य में भी मेरे ख्याल में यही आ गया है अभद्र भाषा का प्रयोग को लेकर फिर कि अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप ऐसा ही कुछ करोगे। एक हम जो रोजाना बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं उसको वैसे के वैसे रख देना, और एक बनावटीपन लाना या जबरदस्ती का ठूस देना, इन दोनों में फर्क है और ये नजर आता है। लेकिन गालियों की जो भरमार है OTT पर, उसके कारण आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर कोई सीरीज या कोई फिल्म नहीं देख सकते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसको गलत ही मानती हूँ कि जिन फिल्मों को हम फिल्में मनोरंजन के लिए रही हैं हमेशा फिल्में, और एक कला फिल्में जो है वो पैरेलल सिनेमा जो चलता रहा है, वो किसी न किसी विषय को लेकर हमारे सामने आया है, और मनोरंजन तो मनोरंजन के साथ ही होता है। लेकिन अगर गालियों से मनोरंजन कोई मानते तो वो निश्चित तौर पर बीमारी होते हैं, और ये बीमारी जो है बिल्कुल आपको अराजक बना देती है। और अराजक किसी भी क्षेत्र में, आप विचार के क्षेत्र में या फिर आप अपने काम के क्षेत्र में, यहाँ तक कि प्रेम के संदर्भ में भी मैं यही कहती हूँ कि अराजक होना तो बुरी ही बात है। थैंक यू। उपन्यास के अंत में मैं वापस उपन्यास पे आती हूँ। उपन्यास के अंत में आपने लिखा है कि क्या जरूरत है मुझे ऐसी मोहब्बत की जो मुझ पर भरोसा ना कर सके, ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के पहले और बाद कुछ नहीं। तो प्रेम के अलावा भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर हमें एक हालात ऐसे होते हैं कि उस समय सब नैतिक अनैतिक सबको छोड़कर लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होना पड़ता है। तो क्या आपके साथ जीवन में कभी ऐसा वाकया हुआ जब आपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना? मैंने हमेशा ही ऐसा किया, हमेशा मैंने ऐसा किया। और जहां तक इस उपन्यास के अंत की बात है तो और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, फैज अहमद फैज करते हैं, राहतें और भी है बस की राहत के सिवा। तो मोहब्बत के अलावा भी जिंदगी बहुत है, बहुत कुछ है उसके अंदर, पाने के लिए भी, खोने के लिए भी। लेकिन शायद फिल्मों ने ही, मैं फिर से हालांकि फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद रहा है, तो फिल्मों ने ही शायद हमारे अंदर एक खांचा तैयार कर दिया कि आपका जीवन जो है वो प्रेम से शुरू हो रहा है, प्रेम पे खत्म हो रहा है, एक हैप्पी एंडिंग जो है वो वहां पर होती है। ऐसा कुछ होता नहीं है व्यवहारिक तौर पर, कभी भी नहीं होता है। तो जो व्यवहारिक है वही सही है। मैं हमेशा यही मानती रही कि व्यवहारिक यही है, फिल्मों जैसा जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, ना हैप्पी एंडिंग होती है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं पर भी खत्म कर सकते हो, और उसके लिए हैप्पी एंडिंग की जो है उसके लिए इंतजार करना ठीक नहीं है। आप अपने रास्ते खुद चुने। इस किताब में जैसा कि मैंने जो फीमेल किरदार है उसको दिया है कि वो अपना रास्ता खुद चुने। मोहब्बत के अलावा जो है वो अपने रास्ते जो चुनती आई है, हमेशा चुनती आई है, इंडिपेंडेंट वुमन की कहानी है, तो वो मोहब्बत में क्यों उलझी रही? उसके पास बहुत सारे सपने हैं बचपन से, वो उसको क्यों ना जिए? तो उसको जीने का अधिकार है। उसे प्रेम के खांचे से बाहर निकालना मेरे लिए जरूरी था, तो मैंने उसको यहाँ पर निकाला है, उसको प्रेम के खांचे से बाहर। और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा पहले होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैंने कभी किसी भी तरह का हमेशा मैंने इसके लिए जो है चुनौती उठाई है। चुनौतीपूर्ण होता है तो मैंने चुनौतियां उठाई है और कभी इसके साथ समझौता नहीं किया। तो समझौता नहीं करते हैं तब भी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। हालांकि लोग डरते हैं समझौता करने में, समझौता कर जाते हैं और समझौता नहीं करने में जो है वो डरते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बस वही कहानी इसमें है। अब इस उपन्यास से इतर में एक प्रश्न और पूछती हूँ कि जैसे आजकल हमारे यहाँ हर कोई लिख रहा है, लेखकों की जैसे एक तरह से बाढ़ ही आ गई है, लेकिन लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? अरे पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तब भी पढ़ना ही जरूरी है।
मैं जो कुछ भी हुई कभी भी, तो वो मुझे मेरे पढ़ने ने बनाया, मेरे लिखने ने मुझे कुछ नहीं बनाया, मेरे पढ़ने ने मुझे सब कुछ बनाया। तो बचपन से पढ़ा और खूब पढ़ा, और आज भी मुझे लगता है कि कम है जितना पढ़ रही हूँ मैं। इसके लिए जरूर और दूसरे प्रेशर जो है जिंदगी में नहीं लेती, लेकिन मैं इसके लिए प्रेशराइज जरूर हो जाती हूँ कि मुझे किताब मतलब कम पढ़ी है, मैंने कम पढ़ा है, मैंने इनको नहीं पढ़ा, मैंने उनको नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा। तो पढ़ने को लेकर जो है वो हमेशा हमें आग्रही होना चाहिए। और अगर आप पत्रकार होने जा रहे हैं, हम लोग लेखक होने जा रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में एमबीए में इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छा पैकेज मिलेगा बाद में, तो इन्वेस्टमेंट होता है इंजीनियरिंग में, एमबीए या कोई भी कोर्स कर लेने में। तो इसी तरह से अगर लेखक होने की तरफ जाना है तो वहां भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना समय, वो पढ़ने के लिए। तो किताबों में इन्वेस्टमेंट यानी किताबों में अपना समय देना, अपनी रुचि देना, वो बहुत बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। लिखे नहीं लेकिन पढ़ने से विचार जरूर हमारे परिष्कृत होते जाते हैं, हम हर दिन नए होते जाते हैं, हम पुराने विचारों को छोड़ते जाते हैं, नए अपनाते जाते हैं। और इससे नए अपनाने से बेहतर क्या होता है, हम जीवन में वैसे इतना गार्बेज होता है, उसको हम पीछे छोड़ते जाएं, नए होते जाएं और नया नया जो है हासिल करके आगे बढ़ते जाएं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा नहीं पड़ा, तो मुझे ये तो कम से कम समझ आता है ना कि हाँ ये अच्छा नहीं था, मतलब आप कुछ न कुछ पाते ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये समझ वहां विकसित होती है। तो मैं हर जगह पाती ही हूँ, हर किताब में जो है बहुत कुछ पाती हूँ, मेरे अंदर बहुत जुड़ता है। और अगर कुछ दिन नहीं पढ़ा तो यूँ खालीपन लगता है कि अरे मैंने इन दिनों तो कुछ सीखा ही नहीं, इन दिनों तो कुछ जाना ही नहीं। तो पढ़ना बेहद जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए। बच्चा अपब्रिंगिंग से पढ़े, क्योंकि हमें लगता है कि हम भाई बहनों ने जो पढ़ा है हम उसी से अपनी जिंदगी के लिए कठोर निर्णय ले पाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारे हाथ में सिर्फ इसीलिए रहा क्योंकि हमने पढ़ा। तो पढ़ना जो है उससे बहुत कुछ पाते हैं, बहुत प्रतिफल मिलता है, तो इसका प्रतिफल मिल रहा है। आप तो वर्किंग वुमेन है, टाइम की हमेशा कमी रहती होगी, फिर घर के भी ढेरों काम, तो किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करके। ये बहुत बड़ा बहाना होता है कि आपको टाइम कैसे, मेरे पास टाइम नहीं था, है ना, और टाइम कैसे निकाल। कोई ये पूछता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, अरे यार मैं टाइम कहाँ से निकालूं। फिर मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, जिसके लिए आप पैशनेट होते हो उसके लिए आपको वक्त निकालना ही नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी करती हूँ, घर पे भी होती हूँ, पूरा वक्त देती हूँ, और बिल्कुल जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली बहुत अच्छे से पूरा किया मैंने। और नहीं कुछ कमी रह गई तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन जो पैशनेट हूँ जिसके लिए, उसके लिए मुझे वक्त निकालने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर किसी से चैटिंग करना चाहते हैं तो हम करते ही करते हैं, चाहे हम किचन में सब्जी बना रहे हैं, छोंक रहे हो, या पुरुषों की बात करें कि वो फाइल पढ़ते हुए भी चैटिंग अगर उनको करना है तो करते ही है। तो फिर जब लिखना है तो लिखना ही है। तो समय कहाँ से मैंने निकाला ये मैं खुद भी नहीं जानती, इसका क्या फार्मूला होता होगा, साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन इस फार्मूला ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला हो ये मुझे नहीं मालूम है। तो बस मैं पैशनेट हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। वेरी नाइस। पुस्तक में देखती है कि क्यों नहीं अपनी चीज को हम क्यों ना रखें लोगों के सामने, इसको हम बुरा क्यों माने, कोई और क्यों कहेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। और देखिए इतने सारे लेखक हैं, पुराने से लेकर नए तक, उसकी पाठक भी कंफ्यूज हो जाते हैं किस किस को पढ़े। तो अगर आप उनके सामने रख रहे हो तो उसमें बुराई कुछ भी नहीं, हम सभी इस चीज का हिस्सा हैं। इससे और इस नए जमाने के साथ, सोशल मीडिया के साथ हमें जाना ही है। सोशल मीडिया में कितना कुछ जल्दी और बहुत कुछ खराब भी हो रहा है, लेकिन जब वहां से हम कुछ अच्छा पिक कर सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, हमारी किताबों को रख सकते हैं, उनके बारे में रख सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम उसका उपयोग इस तरह से करें। ये भी तो एक किताब को कहीं तक पहुंचाने का, चाहे वो अपनी ना हो, किताब को कहीं तक पहुंचाने का जरिया है, और किताबों को पहुंचना ही चाहिए। क्योंकि किताबें, मैं ये नहीं कहूंगी कि किताबें पढ़ने का ट्रेंड कम हो गया है, मैंने युवाओं को बहुत खरीदते हुए देखा है, खरीद के पढ़ते हैं युवा।
ऐसा, लेकिन ये उन तक जानकारी पहुंचे तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, क्योंकि प्रकाशकों की भी अपनी लिमिटेशन होती है। वो इतना पैसा खर्च करके किताब छाप रहे होते हैं, तो अगर हम उन किताबों को कहीं तक पहुंचाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपने लिखा है तो क्या सब आपको ही पढ़ना है? उन लोगों तक कैसे जाएगी? क्योंकि पुस्तक मेलों में लोग जाएंगे तो वहां पर तो हजारों लाखों किताबें, उस लाखों में से आपकी किताब कैसे पिक करनी है किसी को? तो आप किसी को एक रास्ता दिखाते हैं तो उसमें बुराई मुझे नहीं नजर आती है, बिल्कुल मैं ऐसा मानती हूँ। रोज नई किताब लिखी जा रही है, रोज नई किताब वो सबका अपना अपना निजी है कि रोज कैसे लिखी जा रही है वो। और देखिए पाठक जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसने पढ़ भी ली तो वो वही उसी चीज पे बात करेगा जो उसको पसंद है। आज हमने शरद चंद्र की, रविंद्रनाथ टैगोर की, अमृता प्रीतम की, इन लोगों की बात क्यों की? हमारी बातचीत में वो कैसे आए? तो बचा वही रहेगा जिसने अच्छा रचा है, तो बिल्कुल बचे रहने का भी इंतजार करें हम कि कौन बचा रहेगा। जिसको लिखना है वो रोज लिखे, जिसको नहीं सालों में लिखना है वो सालों में लिखे। तो इंतजार करें हम कि अगली पीढ़ी हमें कैसे लेती है। तो इतना इंतजार तो एक लेखक को करना ही चाहिए, क्योंकि लिख चुके हम, अब आगे कहाँ तक जाए, रुक जाए, कोई बात नहीं। साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनकी संदिग्धता पर आप क्या कहेंगे? अभी मैं हाल ही में रजा के युवा कार्यक्रम से होकर आई हूँ दिल्ली से, और अशोक वाजपेयी जी की को लोग जैसे भी समझे लेखकों की दुनिया, लेकिन मेरे लिए उनका हर वक्तव्य होता है वो सिखा देने वाला होता है, और प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी वो आवाज है, और ऐसी आवाज जो सुनी जाती है। हम कहीं पे भी खड़े होकर एक प्रतिरोध कर रहे हैं, वो सुना न जाए तो वो किस काम का, लेकिन उनकी आवाज सुनी जाती है। और उन्हीं से सुनकर आई हूँ ये बात कि पुरस्कार कभी लेखक को बड़ा या छोटा नहीं बनाते, वो छोटा भी नहीं करते और वो आपको बड़ा भी नहीं करते। आप जो हो वही रहते हो आप। और पुरस्कार नहीं मिले तो अफसोस नहीं करना, आपको ये सोचना है कि बहुत बड़े लेखक हो आप, और मिल जाए तो ले लेना ताकि लौटाने की गुंजाइश बनी रहे। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो बिल्कुल इसी का अनुसरण जो है वो मैं करना चाहूंगी। इन दिनों आप साहित्य की कौन सी विधा पर लिख रही हैं? उपन्यास मेरी प्रिय विधा है, बीच बीच में कहानियां भी मैंने लिखी हैं, तो 2 उपन्यास मेरे आ चुके हैं, और तीसरे उपन्यास पे काम कर रही हूँ, 2 सालों से कर रही हूँ। अब वो 3 साल में, क्योंकि ये उपन्यास मेरा पहला उपन्यास 2016 में आया था, फिर मेरा कहानी संग्रह 2019 में, और फिर ये दूसरा उपन्यास 2024 में आया। तो इतना गैप रहता है, तो मुझे लगता है कि 3-4 साल तो लग ही जाएंगे अगले उपन्यास को लेकर भी, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं उस पर जल्दी से जल्दी काम करूं, जल्दी से जल्दी लाऊं। तो उपन्यास ही होगा अगला भी जो भी आएगा, तो उसी के लिए मैं कथेतर लिखने के बारे में कभी नहीं सोचा? मैं लिखती हूँ कथेतर, पत्रकार होने के नाते आप कथेतर हर दिन लिखते हैं, तो कथेतर में लिखती हूँ। मैंने कई सारे लेखकों पर भी लिखा है, और मैं लिखती रही हूँ, कई सारी कलाओं पर मैंने लिखा है, तो और कलाकारों पर लिखा है जो साहित्य से बाहर की दुनिया के हैं। तो कथेतर में, और रिपोर्टाज वगैरह, यात्रा वृत्तांत, मैं डायरी लिखती हूँ, तो ये सब कथेतर में आते हैं, और ये सब मैं करती हूँ। डायरी तो रूटीन का हिस्सा है, तो वो करते ही हैं, और बाकी रिपोर्टाज वगैरह लिखना ये भी शौक है। शुक्रिया तस्नीम। हमारे पास अभी 10 मिनट है, अगर ऑडियंस में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। हेलो, आपका बहुत अच्छा वक्तव्य रहा तस्नीम जी। तो मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो आपने उपन्यास कितनी समय में पूरा किया, और लगातार किया या टुकड़ों में किया? मैंने टुकड़ों में ही लिखा है उसको। आपकी जो कथा का पूरा एक खाका है वो तो एक साथ ही तैयार हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो काम होता है वो बहुत जरूरी है। इतनी जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए कि आपका खाका तैयार हुआ और उसको पन्नों पे उतारा और तुरंत भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने जो भी लिखती हूँ उस पर शोध करना जो है वो जरूर, एक पत्रकार होने के नाते जो है तथ्य जुटा लेना भी मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। तो मुझे तो बहुत वक्त लगा। मैंने कहा कि मैंने 2015-16 में ये गजल सुनी, और वहां से ये इसका प्लॉट मेरे ख्याल में आया, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ? 2024 में। काफी तो लंबा समय।
2023 में मैंने इसको पूरा कर लिया था। इसका अंतिम जो था वो बच रहा था, इसका जो आखिरी भाग है वो बच रहा था, तो उसमें मैंने बहुत वक्त लिया, क्योंकि अंत जो है ना वो अचानक से कर देना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। अंत में तो ये भी कहूंगी, अभी कुछ दिनों पहले बिहार से एक प्रोफेसर है, नई कम उम्र की लड़की है, उनका कॉल आया और वो रो रही थी लिटरली। तो कहे कि आपने ये लिखा, मैंने कहा हाँ, आपने इसमें ना दोनों को मिलाया क्यों नहीं? मैंने कहा कि उनको भी मैंने ये कहा, मैंने कहा और भी बहुत सारे काम हैं दोनों के पास, वो करने दीजिए। तो कह रहे नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको शिवेन कुमार चौधरी और सनम उस्मानी दोनों को मिलाना चाहिए था। मैंने कहा मैं तो लिख चुकी जो मुझे लगा, तो हाँ, और मेरे हिसाब से बिल्कुल यही अंत होना चाहिए। किरदारों ने खुद ने अपना अंत चुना है, मैंने नहीं चुना था, वो किरदारों ने चुना था, इसीलिए मुझे वक्त लग गया उसका अंतिम भाग लिखने में। तो कहने लगी अच्छा चलो ठीक है, आप इसका एक और भाग लाइए, उसमें मिला दीजिए। मैंने कहा नहीं, अब वो दूसरे कामों पे निकल चुके हैं दोनों किरदार, वो आप अपनी अपनी जिंदगी दूसरे सिरे से शुरू हो सकता है दूसरे सिरे से शुरू करें, लेकिन इस सिरे पे वो कभी नहीं आएंगे। तो बस ये मेरा दूसरा एक और प्रश्न है। आपने दो लेखकों की बात करी, शरदचंद्र और टैगोर, दोनों मेरे भी पसंदीदा लेखक हैं और मैंने लगभग पूरा साहित्य इनका पढ़ा है। तो टैगोर का जो जितना मैंने पढ़ा है, तो मेरे को लगा कि उनकी जो नारी चरित्र है वो विद्रोही है, चाहे घर और बाहर की। आपको याद हो मक्खी कहलाती थी जो, और चौखेर वाली, या जिसका हिंदी नाम आग की किरकिरी है, और उसका किरदार थी विनोदनी, दोनों ही बहुत विद्रोहिणी है। जबकि अपन शरदचंद्र के उपन्यास देखते हैं, जैसे परिणीता है, मछली दीदी है, पथ के दावेदार है, ये सब बहुत सहनशील है और इनमें जो चीज उभर के आती है बहुत ही स्वाभिमानी है। तो कौन सा चरित्र आपको अधिक प्रिय रहा, टैगोर की नायिका या शरदचंद्र की नायिका? दोनों ही। स्वाभिमान जो है विद्रोह का ही एक रूप है। आप स्वाभिमानी हुए बिना विद्रोही नहीं हो सकते। तो स्वाभिमानी जो है, मान लीजिए परिणीता की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, वो स्वाभिमानी है। हम देवदास की पारों की बात करते हैं, वो स्वाभिमानी है। वो अपने पति से कहती है कि अगर तुम्हारा पहला प्यार खत्म नहीं हो सकता, मेरा भी नहीं हो सकता। तो ये विद्रोह है, ये स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान और विद्रोह दोनों को मैं अलग करके नहीं देखती हूँ। तो स्वाभिमान के साथ विद्रोही तो आता है, विद्रोह तो आता ही। टैगोर की नायिका थोड़ी बौद्धिक ज्यादा है। हाँ, बौद्धिक बहुत है, और वो वहीं से मुझे ऐसा, वहीं से मैं बताती हूँ कि वहीं उनको पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि राजनीति पर मुझे भी बात करनी है। तो वो एक अंकुर जो है ना, वो बहुत कम उम्र में पड़ गया कि नहीं, जो बिल्कुल अलग करती है टैगोर की नायिका है, तो मुझे भी बात करती है राजनीति में। तो वो मैंने वहां से सीखा। धन्यवाद आपको। कालीन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा था कि आदर्श मुझे पसंद है, नैतिकता भी पसंद है। हाँ, मैं मानती नहीं, पसंद मानती। हाँ, मानती या पसंद हुए? अब जैसे प्रेमचंद के को पढ़ें आप, तो वो संयुक्त परिवार को रोकने की कोशिश करते हैं और समय उनको तोड़ता बराबर रहता है। आज हमारे समाज के सामने कम से कम 15-20-30% ऐसे हैं जो परिवार टूट रहे हैं। परिवार का मतलब संयुक्त परिवार नहीं कह रहा। हाँ हाँ, वो तो टूट चुका। हाँ, वो तो टूट चुका। स्त्री पुरुष जो आपसी संबंध हैं, आप कह रहे हैं कि प्रेम, अब प्रेम समाज में प्रेम का मतलब मिलना जुलना ये नहीं है। प्रेम तो उदार बड़ा है, प्रकृति से, पहाड़ से, इससे उससे सबसे हो सकता है। तो आज के संदर्भ में हम स्त्री पुरुष या कहें कि जो दाम्पत्य जीवन टूट रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक लेखक की दृष्टि से क्या कहना चाहती है कि कहाँ है टूटन की? जो मैं कह रही हूँ लेखक की दृष्टि से ही कह रही हूँ, दाम्पत्य जो है उसको हमेशा हमने महिला के कांधों पर रखा कि जब तक वो सहन कर रही है तब तक वो चलेगा। तो जहाँ ये 50-50 अगर आ जाता, अगर वो 50 वक्त के साथ पुरुष या ससुराल या बाकी रिश्तेदार अगर 50% अपने ऊपर ले लेते, तो आज हम ये सवाल जवाब नहीं किया करते हम। लेकिन हम बदले ही नहीं, हमने वो 100% उसके कांधे पे रखा और जैसे ही उसने कांधा
हटाया तो सब भरभरा कर गिर गया। तो हमने उसको गिरने क्यों दिया, उसी की जिम्मेदारी हम क्यों माने? हम बाकी समाज ने उसको कांधा क्यों ना दिया, उसको सहारा क्यों ना दिया उस रिश्ते को? जब सहारा यानी पूरा दोष पुरुष का रहा ना, बिल्कुल नहीं। मैंने 50-50 की बात की है। 50 तो है ही नहीं। जिनके लिए आप लिख रही हैं वो तो प्रेमचंद जिनके लिए लिख रहे थे उन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं प्रेमचंद को, किसी ने भी नहीं पढ़ा, ना धनिया ने पढ़ा ना गोरी ने पढ़ा, वो तो हम लोग पढ़ते। अब 50% में जो स्त्रियां हैं, क्या थोड़ा एडजस्टमेंट की बात नहीं? सर एडजस्ट ही किया है, एडजस्ट ही किया है। वो एडजस्ट हमेशा क्यों करते थे? क्या देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उस नियम के तहत हर इंसान को, हर जीव को चलना है। लेकिन हम उस परिवर्तन को अपनाना ही नहीं चाहते, हम उसको दूर हमेशा दूर करते रहे, उस नियम के तहत खुद को माना ही नहीं हमने, तो गलती तो हम ही की है ना। वो चाहे हम स्त्री पुरुष, मैं सभी की बात कर रही हूँ, तो गलती हमारी है। जो 50-50% होना चाहिए था अपने आप, बिल्कुल सामान्य सी बात होनी चाहिए थी, वो इतनी असामान्य बना दी हमारे लिए, हमारी अप्रोच से दूर कर दी। और रिश्तों में नहीं रहना चाहता, स्त्री भी चाहती है, क्योंकि स्त्री भी अधूरी है पुरुष के बिना। स्त्री कौन सी पुरुष के बिना जो है बहुत खुश होगी, नहीं होगी। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का बना रहे, दोनों साथ साथ चले, ये जो है ये तो आना ही चाहिए। आपने एक वक्तव्य दिया था कि जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए, नहीं आपके दिमाग में नहीं है। पिछले 30 सालों से मैं देख रही हूँ दलित साहित्य, स्त्री मतलब पूरे लिटरेचर को, हिंदी और स्पेशली हिंदी पट्टी में हर साहित्य को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। दलित साहित्य, स्त्री लेखन, फलाना लेखन। इसके बारे में मैं आपके विचार, क्या कालिंदी शर्मा एक उपन्यास लिखती है किसी दलित विषय को, तो क्या उसको दलित साहित्यकार नहीं माना जाना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन साहित्य जो है वो इन खाचों से परे है। अगर असल साहित्य की हम बात करते हैं, वहाँ पर मानवीय विमर्श है। उन मानवीय विमर्शों में स्त्री भी आती है, दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, जो आगे हैं वो भी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं। वो चाहे आप जातियों को लेकर देख लीजिए, चाहे आप जेंडर को लेकर देख लीजिए, तो साहित्य तो बहुत विस्तृत है। वो हमने बनाया है वो बात अलग है, खाचे तो हमारे ही बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल तोड़ना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तस्नीम खान ने लिखा है तो खास तौर से पढ़ो क्योंकि इसके यहाँ। तो ये चीज मैं खुद भी कहना चाहूंगी कि 2016 से मैं लिख रही हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं इन सब चीजों से, इस तरह की बातों से परे रहना चाहती हूँ और परे रखना चाहती हूँ जो कुछ भी। आप और मैं तो परे रखना चाहते हैं, बाकी वो नहीं रखते हैं ना। तो आप, हम उन्हें ना माने, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या लेकर चलते हैं। हम अपना जानते हैं कि हम क्या उठा रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, ये हम पर है। तो बिल्कुल हम शुक्रिया तस्नीम अपनी उपस्थिति से एसबीआई को नवाजने के लिए। और आप नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित रही हैं, आपको उपन्यास आया, आपको बहुत बधाई। जैसे कि बहुत से सवाल हुए, साहित्य को भी सांचों खांचों में देखने की एक नज़र रही है। दोनों पहलू हैं उसके, वो अकादमिक दृष्टि से समृद्ध भी करता है, तो किसी लेखन विशेष को एक दायरे में पहले से ही बांधने की एक परिप्रेक्ष्य भी उपस्थित करता है। बात में स्त्री पर करूंगी क्योंकि स्त्री पर काफ़ी बातें हुई हैं। तो शिक्षा ने क्या मौजूदा परिवेश को बदला है स्त्री के संदर्भों में? जो हम पारिवारिक टूटन की भी बात करते हैं, वहाँ पर समाज की दृष्टि क्या बदल पाई है? क्या नवीन आयाम मिले हैं, या जैसा कि मैं मानती हूँ अभी भी स्त्री यूरोपीय देशों से 200 वर्षों पीछे ही चल रही है? ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी हैं, हम पीछे हैं, क्योंकि वो मानसिकता जो है वो बदल नहीं पाए हैं। तो आप अपने किरदारों को सशक्त रचती हैं और आपके किरदार कहीं ना कहीं समाज के बीच में से ही उठ के आते हैं, क्योंकि एक नई भंगिमा तो नहीं ही रच सकता कोई भी रचनाकार। तो इन सब बातों पर आपकी क्या राय है? शिक्षा जो है व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है, इंसान को इंसान बनाती है, तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है। तो शिक्षा जब हम ले लेते हैं, 12वीं पढ़ ली, उसके बाद की पढ़ाई कर ली, तो बिल्कुल हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं
और जो हमारा संसार है वो विस्तृत होता जाता है, हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, एक विचार बनता है और विचार जो है वो आपके आगे की दिशा तय करता है। तो वो विचार जो है वो शिक्षा के साथ बनता है। जहां तक आप समाज की बात करते हैं, मैंने अपने पहला जो उपन्यास की बात की, ये मेरे रहनुमा जो भारतीय ज्ञानपीठ से आया था 2016 में, उसमें मैं ये लिख चुकी हूँ कि सशक्तिकरण बिल्कुल झूठ है कि वो नौकरियां पा लेंगी, वो सशक्त हो जाएंगी। आप देखिए कि हरियाणा की जज जो है वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में, हरियाणा केडर की जज जो है वो मरणासन अवस्था में अस्पताल जाती है, तब पुलिस आती है और उसका नोट लेती है, तब वो कहती है कि उसके पति जो है उसके साथ पिटाई करता है। जज, एक जज का पति उसके साथ पिटाई करता है, उसकी सारी तनख्वाह वो रख लेता है। तो ये सशक्तिकरण है? ये सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण, जैसा मैंने अभी 50-50 की बात की, ये तब तक समाज में नहीं आ सकता जब ऊपर जब जिस ईश्वर को हम मानते हैं उन्होंने हमारी सृजना की है और दो लोगों को भेजा है, एक स्त्री और एक पुरुष, और दोनों समान है, और दोनों जब तक साथ नहीं चलेंगे, एक गड़बड़ होता रहेगा, तब तक ये सारी गड़बड़ी होती रहेगी। तो माता पिताओं ने, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि अपनी बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, उन बेटियों को उन्होंने किसी आसमान पर जो है उसका साथ दिया, आसमान तक पहुंचने के लिए उसके हाथ से तारे जुड़वाए, लेकिन उन्होंने बेटों पर काम नहीं किया कि बेटा जब तेरी बीवी ऐसी वर्किंग आए तो उसके साथ तुझे कैसे रहना है। तो बेटों पे हमने काम नहीं किया है। ये उसी का नतीजा है कि वर्किंग उनको नहीं चाहिए, दाम्पत्य जीवन यहाँ पे टूटता जाता है, और शिक्षा जो है और सशक्तिकरण की जो हम बातें करते हैं वो सब झूठा यहाँ पर देखते हम रहते हैं। तो ये सशक्तिकरण जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक जो दूसरा हमारा साथी है, जो कंपेनियन के तौर पे है, हमारा रहनुमा नहीं है, वो कंपेनियन है, जब तक वो ये न समझ ले, हम सभी न समझ ले कि कंपेनियन है हम दूसरे के, हमें साथ चलना है, तब तक तो ये बदलाव नहीं आ सकता। हम चाहे कितना ही पढ़ लें, हम सभी वर्किंग हैं, यहाँ पर जो बैठी हैं महिलाएं सशक्त हैं, जैसा कहता है समाज वैसा, लेकिन समाज में कितनी एक्सेप्टेंस है, वहां से आप आंकिए कि वो महिला कितनी सशक्त है। समाज नहीं एक्सेप्ट करता। एक सीधा सवाल है लिटरेचर से जुड़ा हुआ, सामाजिक नहीं है। आपने जितने भी लेखकों का नाम लिया, जिनको आपने पढ़ा है, वो अमूमन 60 के दशक के पहले के लेखक। आप 21वीं सदी में लिख रही हैं, नवलेखन पुरस्कार जीत रही हैं। आप किसी समकालीन लेखक, समकालीन को एक पूरी बात कर, नंबर 1 बात, समकालीन लेखक के बारे में, समकालीन लेखन के बारे में, और दूसरी बात की भाषा के स्तर पर एक नए लेखक को नए क्या चुनौतियां हैं। तीसरी बात, जब हम हिंदी लिखते हैं तो मुझे बड़े क्षमा याचना के साथ कहना पड़ता है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की उपस्थिति उस तरह दर्ज नहीं होती। समाज के विश्लेषण में हम कर रहे हैं, स्त्री को ये होना चाहिए, यूरोप में ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह, बला बला बला, लेकिन हम केवल लिटरेचर की बात करें, हम लेखन के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, यूरोप या लैटिन अमेरिका, ये छोटे छोटे चेकोस्लोवाकिया देश में बड़े अच्छे लेखक हैं। हम आज भी, आप और मुझ जैसे लेखक जो लिख रहे हैं वो वही क्षमा याचना से प्रेमचंद, टैगोर, इनको ही बटोर रहे हैं। हम उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारी दृष्टि की वो व्यापकता में कौन सी बाधा है? बिल्कुल, जो बात पूरी चल रही है अभी सामाजिक, वो बाधा है। जब तक स्त्री विमर्श की हम बात करते हैं, स्त्री विमर्श तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट इस देश में तब तक चलेगा जब तक कि टाइगर्स की संख्या नहीं बढ़ जाती, या हम उनको बिल्कुल उनका अस्तित्व को नहीं बचा लेते। तो अभी तक तो हम अस्तित्व को ही नहीं बचा पाए हैं एक दूसरे के, तो इससे आगे हम कहाँ जाएंगे? लेखन की बात, हाँ, मैं लेखन में यही तो सब आ रहा है ना। आज भी लोग कहते हैं कि स्त्री विमर्श कब तक चलेगा? अरे स्त्रियों की खत्म हो गई क्या समस्याएं? स्त्रियों की समस्या खत्म ही नहीं हुई। आज हम फिर से वही दाम्पत्य की बात कर रहे हैं, हम वही जो प्रेमचंद के टूटन की बात कर रहे हैं, संयुक्त परिवारों की। अभी तक तो हम वहीं अटके हुए हैं क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है, हम आगे नहीं बढ़े हैं। जब तक ये खत्म नहीं होगा, हम देश के लेवल पे हम तो दुनिया के मुद्दों तक पहुंचे ही नहीं हैं, हम घर के मुद्दों में ही अटके हैं। वो मुद्दे खत्म ही नहीं होते भाई, वो उन मुद्दों को खत्म तो करो। हम सब
साझा रूप से उन मुद्दों को खत्म करेंगे तब हमारे सामने कुछ नए मुद्दे आएंगे। तब हो सकता है हम दुनिया के क्योंकि जो भी नोबेल पुरस्कार जो लेते हैं उनको हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनका संसार कितना विस्तृत है। वो वहां से सोचते हैं जहां तक तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं। काइट रनर है, वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, लेकिन मैं खालिद होसैनी की बात करूंगी कि द काइट रनर ऐसी हमारे यहाँ कितनी कहानियां लिखी थी, नहीं लिखी थी। द स्प्लेंडिड सन कितने लिखे थे। और अरब से हाल ही में अभी 3 या 4 साल पहले उनको मिला है नोखा अल-हर्ती, उस लेखक का नाम है, लेखिका है लेकिन मैं लेखक ही कहूंगी क्योंकि जेंडर इक्वालिटी यानी जेंडर न्यूट्रल जो है राइटर है तो लेखक ही कहूंगी। तो जोखा अल-हर्ती ने जब सेलेस्टियल बॉडीज लिखी तो वो सेलेस्टियल बॉडीज हमारे पास कहाँ है? हमारे पास है ही नहीं उस तरह के विषय हैं तो हमारी नजर वहां तक नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है मैं ये वाला स्टेप पार करूं तो फिर वहां तक पहुंचूं। आप जो बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद तो वो वही लेखन में है, वही सब लेखन में तो वही सब आ रहा है। हमारे यहाँ दीवार में खिड़की लिखी जाती है, निर्मल वर्मा लिखते हैं, आगे लिखते हैं, ऐसा नहीं है। रेत समाधि लिखी जाती है, ऐसा नहीं है, वो तोड़ी जा रही। लेकिन बहुसंख्यक लेखक आज भी बेस्ट सेलर और स्थूल सी कहानी लेकर लिख रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। वजह क्या है कि हम इसको क्यों नहीं तोड़ पा रहे? समाज की आड़ लेकर हम अपने लेखकीय कौशल को मतलब जस्टिफाइड कर रहे हैं। भाषा के तौर पे बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। हम चरण सिंह पथिक जी की भाषा देखते हैं तो चकित होते हैं। वो लोग से कहां से उठा के लाते हैं, उनको बॉलीवुड तक ढूंढ लेता है रौसी के एक गांव से। वो भी 60 के दशक का ही जा रहा है। नहीं वो 60 के दशक का नहीं है। उनको तो मैंने बिल्कुल उनके पास भाषाई समृद्धता देखिए। मनीषा पुरस्कार जी के जो वन्या पिछले साल आया उनका कहानी संग्रह, उसकी जितनी कहानियां हैं आपको भाषाई स्तर पर, विषय के स्तर पर इतना चकित मुझे किया कि भाषा मतलब हर कहानी में अलग अलग तरह से आ रही है ना। जहाँ की लिखी जा रही है वहां का लोक आ रहा है। तो उस सबसे बड़ी बात है कि हम लोग से जुड़ ही नहीं रहे। आज के जो लोग हैं वो लोग से जुड़ ही नहीं रहे, जो लेखक है। और लोक से आने वाली जो भाषा है वही आपको समृद्ध बनाती है, हमें समृद्ध बनाती है, मुझे समृद्ध बनाती है। और मेरे साथ सबसे बड़ा शायद ये भी अच्छा रहा कि मैं लोक से आती हूँ, मैं मारवाड़ से आती हूँ, तो भाषा जो है भरपूर मिलती है। अगर हम लोक पढ़ते हैं, लोक में जीते हैं तो भाषा वहां पर भाषा का कोई बार रहता ही नहीं है। तो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, अच्छी भाषा की जरूरत है, बिल्कुल गहरी पड़ताल की जरूरत है। लेकिन ये गहरी पड़ताल तक का समय लोग लेना ही नहीं चाहते। बहुत जल्दबाजी में जो है वो लिखा जा रहा है। तो हम कुछ साल लें, कुछ महीने लें तो बहुत बेहतर रहेगा। और कभी ये लगे कि ये नहीं लिखना चाहिए, कृष्णा सोपती जी ने कहीं अपनी जो है वो खारिज की कि नहीं मैं इसको नहीं। जो एक उनका चन्ना उपन्यास था वो प्रकाशक ने उसको छाप दिया, उन्होंने उसको खरीद के संदूक में भर दिया कि मुझे इसको बाहर नहीं लाना है। जब वो छप चुका है, उन्होंने किश्तों में प्रकाशक हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। अगर हम हमारे पुरखों वाले जो पुरखे लेखक है उनको अगर हम जान लें तब भी हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह की समृद्धता चाहिए। तो बस यही है, मेरे ख्याल में समय हो गया। खुशी आइए जी। बहुत रोचक संवाद रहा, बहुत अच्छा लगा। मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो मैं देखती हूँ समाज में जो महिलाओं का भी जो एक तरह से एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो एक वर्ग विभेद, लोअर स्ट्रेटा की महिलाएं हैं, उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, तो उनकी सबकी कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी डिफर करती हैं और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी अंतर, जीवन शैली भी उससे प्रभावित होती है। तो इस वर्ग विभेद को क्या आपने अपने नॉवेल्स में स्थान दिया है? उसको किस तरह से लिया है? देखिए, वर्ग विभेद मैंने शिक्षा के स्तर पर दिया है कि किस तरह की जो मैंने जो पहले उपन्यास के 2 किरदार जो लिए ना, वो एक बिल्कुल अनपढ़ है और एक बहुत पढ़ी लिखी है। तो उन दोनों के बाहरी जीवन में किस तरह से विभेद है, तो वहां ये बताने की कोशिश की है कि अगर पढ़ी लिखी है महिला तो वो किस तरह से चलती है, और अगर आपने उसे नहीं पढ़ाया है तो उसकी क्या स्थिति है। हाँ,
दूसरा पहलू ये जरूर दिखाने की कोशिश की है कि बाहर का उन दोनों का सामाजिक जीवन बहुत अलग अलग है, जब जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन घर के भीतर दोनों का जीवन एक हिस्सा है। तो जो मैं मानती हूँ महिलाओं की, वो निम्न वर्ग की हो, वो मध्यम वर्ग की हो और काफी हद तक उच्च वर्ग की भी, जो उनका निजी जीवन है वो लगभग एक सा होता है। अगर वो 3 किरदार मिलेंगे, निम्न, मध्यम और कुछ उच्च वर्ग की, अगर वो 3 कहीं बैठ के बात करेंगे तो उन तीनों का निजी जीवन जो है वो बातें एक सी ही होंगी। ये मैंने नोटिस किया। बाकी सामाजिक बाहरी जो जीवन है वो बिल्कुल उनका अलग अलग आप देखेंगे कि वो तो बिल्कुल जमीन पे बैठती है, एक जो है वो पलंग पे बैठती है, एक के पास सिंहासन है, लेकिन उनकी निष्ठा की बातें बिल्कुल एक सी होंगी, एक ही तरह की समस्या। बहुत थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब मैं बुलाना चाहूंगी रास बिहारी घोष जी को कि वे आए और मैम को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत मुझे विचार, बहुत कम नई लेखक इतना खुल के और मतलब स्पष्ट। एक मिनट रुकना सर। कि वे आए और विनीता काटवेला जी को धन्यवाद आप दोनों का, और साथ ही आप सभी का कि आप लोग अपने टाइम निकाल कर आप लोग आए इस इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच। अब आप लोग अपनी लिख सकते हैं और साइन करा सकते हैं।